नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। भारत में 64 देशों के दूतावासों और उच्चायोग प्रमुखों के एक दल ने आज हैदराबाद में कोविड वैक्सीन के विकास और विनिर्माण में लगे भारत बायोटेक एवं बायोलॉजिकल रिसर्च संस्थानों का दौरा किया। ये दल 2 समूहों में अनुसंधान संस्थानों पर गया। भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा इल्ला ने इन राजदूतों के सामने वैक्सीन निर्माण में मिली कामयाबी और अपनी कंपनी के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। बाद में ये दल कोवैक्सीन निर्माण स्थलों पर गए। राज्य सरकार आज दोपहर बाद बायोलॉजिकल का प्रेजेंटेशन देगी और देश में वैक्सीन निर्माण के काम में तेजी के मद्देनजर इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 10 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। डेलावेयर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री बाइडेन ने कहा कि कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कोविड महामारी खत्म होने का वायदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी स्थिति जरूर बदलेगी और अमेरिका में लोगों का जीवन बेहतर होगा। संवाददाता सम्मेलन में श्री बाइडेन ने प्रस्तावित स्वास्थ्य टीम से परिचय भी कराया। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस मनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को एक संधि स्वीकार की थी। इसके तहत 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसका मकसद भ्रष्टाचार के निवारण और रोकथाम में भूमिका निभाना और भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता पैदा करना है। ये संधि 2005 के दिसंबर में लागू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कोविड महामारी के संदर्भ में भ्रष्टाचार के बारे में बयान दिया। इस बयान में श्री गुतरेस ने कहा कि भ्रष्टाचार अपराध और अनैतिक है तथा जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि संकट के दौर में तो ये और भी नुकसानदेह हो जाता है। इसके मद्देनजर इस साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस का विषय है सत्यनिष्ठा के साथ महामारी से निपटना। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रभावी उपाय करने से ही महामारी से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक और तकनीकी जगत की प्रमुख हस्ती बिल गेट्स ने वित्तीय समावेश और नवाचार संबंधी नीतियों के लिए भारत की प्रशंसा की है। सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में श्री गेट्स ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI और आधार जैसे भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रशंसा की। उन्होंने कहा इस तरह की कोशिशों से गरीबों तक पैसा भेजने की लागत अब काफी कम हो गई है। श्री गेट्स ने कहा कि नीतियां लागू करने के भारत के दृष्टिकोण के आधार पर उनका फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे आधार और UPI जैसे कार्यक्रम लागू करने में अन्य देशों को लाभ मिलेगा। सरकार ने UPI यंत्रण पर अतिरिक्त शुल्क लागू करने के दावे को निराधार बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कोई निर्णय नहीं लिया है। समाचार माध्यमों की खबरों में दावा किया गया है कि अगले साल UPI यंत्रण लेन देन महंगा होगा और तीसरे पक्ष के ऐप से अदायगी के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त होगा और ऊर्जा कुशल भी रहेगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी। नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिला-जुला रूप होगा। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को सशक्त करने के लिए 5G तकनीक को समयबद्ध तरीके से अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जी टेक्नोलॉजी को समय पर हासिल करने के लिए सबसे मिलकर काम करने का आग्रह भी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता अपार है और भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान आरंभ कर देगा। चौथी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कल श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है और इस तकनीक की मदद से करोड़ों की नकदी रहित लेन देन संभव हो पाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क समूह की पूरी क्षमता का इस्तेमाल आतंकवाद और हिंसा मुक्त माहौल में ही किया जा सकता है। 36वें सार्क घोषणा पत्र दिवस पर कल अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से आतंकवाद की समर्थक और पोषक शक्तियों को हराने के लिए संकल्प करने और सुरक्षित एवं समृद्ध दक्षिण एशिया के निर्माण के लिए कार्य करने की अपील की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.66% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 36,635 मरीज स्वस्थ हुए। अभी तक 93,15,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हुए थे और इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 97,35,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 402 लोगों की जान गई। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,41,360 हो गई है। इस समय 3,78,909 मरीजों का उपचार जारी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि कल 10,22,712 कोविड नमूनों की जांच की गई थी। भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोविड रोगियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 28 नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 44 लोग स्वस्थ हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.7% हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक 32,925 रोगियों में से 32,146 रोगी ठीक हो गए हैं और राज्य में अब 383 रोगियों का इलाज चल रहा है। उधर मिजोरम में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9 नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 7 लोग स्वस्थ हुए और इसके साथ ही राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 3,977 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार स्वस्थ होने की दर 94.85% तक पहुंच गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 721 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद राज्य में रोगियों की संख्या 2,75,261 हो गई है। राज्य में कल 51,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई थी। 753 और रोगियों के स्वस्थ होने से अब ठीक होने वालों की दर बढ़कर 96.67% हो चुकी है और अभी तक कुल 2,66,120 लोग इस संक्रमण से वहां ठीक हुए हैं। इस बीच तेलंगाना के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3 और लोगों की संक्रमण से मौत के कारण मरने वालों की संख्या वहां 1,480 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1,325 नए रोगी सामने आए। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां स्वस्थ होने की दर में काफी सुधार हुआ है और अब ये 91.7% पर पहुंच गई है। देश के 9 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया संपन्न कर ली है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसके बाद इन राज्यों को 23,523 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सुधार है जो खासतौर से अन्य राज्यों में जाकर काम करने वाले कामगारों के लाभ के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि इसे लागू करने के लिए राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू होने से ये सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी विशेष रूप से दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवार
देश भर में कहीं भी उचित दर की दुकान से राशन ले सकें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में ग्रामीण इलाकों के लोगों, किसानों और महिलाओं द्वारा पार्टी में विश्वास व्यक्त किए जाने पर धन्यवाद दिया है। एक ट्वीट में श्री नड्डा ने कहा कि ये जीत गरीबों, किसानों और मजदूरों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किए जाने का प्रतीक है। कश्मीर घाटी में पुलवामा जिले के तिकेन गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर तलाशी अभियान चलाया गया था। छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। गोलीबारी में एक नागरिक भी घायल हो गया था। और इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रसारित किए समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आज के समाचार पत्रों ने विभिन्न विषयों पर संपादकीय टिप्पणियां की हैं। वहीं समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। आज के समाचार पत्रों पर एक नज़र डालें तो नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के कल भारत बंद आह्वान पर सभी अखबारों की नज़र है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सड़कों पर सिमटा भारत बंद, 32 किसान दल एकजुट हुए। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण रहा किसानों का भारत बंद, मिला जुला असर। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है। 3 साल में हर गांव को मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोले मोदी, कोरोना टीकाकरण में इस्तेमाल होगी मोबाइल प्रौद्योगिकी। दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका के मुख पृष्ठ की खबर है, पहली कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली उत्तरी आयरलैंड की मार्गरेट बोली, मैं 90 की उम्र में टीका लगवा सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं। पत्र लिखता है, इंग्लैंड के भारतीय मूल के 87 वर्ष के हरि शुक्ला दुनिया के उन पहले लोगों में शामिल जिन्हें कोविड का टीका लगा। जनसत्ता की प्रमुख सुर्खी है, घटने लगे संक्रमण के मामले, 24 घंटे में 26,567 नए मरीज। फोर्ब्स 2020 की सूची के अनुसार दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। अमर उजाला के पहले पन्ने की खबर है। वीर अर्जुन लिखता है, नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉयड ऑस्टिन को रक्षा मंत्री के तौर पर चुना। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, भारत पेट्रोलियम के एलपीजी ग्राहकों को जारी रहेगी सब्सिडी। गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए हाजिरी जरूरी न बनाएं, नवभारत टाइम्स के बॉक्स में है। मौसम विभाग के हवाले से अमर उजाला लिखता है, दिल्ली में 11 को बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ब्रेक डांस भी अब ओलंपिक खेल, 2024 में पेरिस ओलंपिक में शामिल होगा। इसे ही बी बॉइंग और हिप हॉप कहा जाता है। हिंदी दैनिक पंजाब केसरी, धार्मिक स्वतंत्रता पाकिस्तान और चीन शीर्षक से प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखता है कि भारत कई वर्षों से पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों पर हो रहे जुल्मों के संबंध में आवाज उठाता रहा है। पाकिस्तान से लगातार हिंदू परिवार भारत आकर शरण लेते हैं और भारत उन्हें नागरिकता भी प्रदान करता है। पाकिस्तान में हिंदुओं का निरंतर उत्पीड़न और शोषण किया जाता है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले और उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाने की खबरें बहुत आम हैं। लगभग 2 माह पहले अक्टूबर में सिंध प्रांत में स्थानीय पुलिस ने हिंदू समुदाय के मंदिर को तोड़ डाला। सिंध में बदीन जिला के घनौर शहर में भी मंदिर तोड़ा गया था। पाकिस्तान के पेशावर स्थित प्राचीन हिंदू मंदिर पंज तीर्थ को पिछले वर्ष राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया था।
मगर दो पक्षों के विवादित दावों की वजह से मंदिर को दोबारा खोलने का काम रोक दिया गया। नवरात्र के दौरान बलूचिस्तान इलाके में शक्तिपीठ माने जाने वाली हिंगलाज माता का मंदिर तोड़ा गया था। हिंदुओं की लड़कियों के जबरदस्ती धर्मांतरण कराए जाने और मुस्लिम युवकों से शादी करने की खबरें भी आती रहती हैं। हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म किए जाते हैं। अल्पसंख्यकों के घरों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान का मानवाधिकार आयोग इसकी निंदा तो करता है, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल है। मानवाधिकार संस्था मूवमेंट फॉर सॉलिडेरिटी एंड पीस के अनुसार पाकिस्तान में हर वर्ष 1000 से ज्यादा हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिसके बाद उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह करवा दिया जाता है। पीड़ितों में से ज्यादातर की उम्र 12 वर्ष से 25 साल के बीच होती है। ये आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों को पुलिस दर्ज ही नहीं करती। अगवा होने वाली लड़कियों में से अधिकतर गरीब तबके से जुड़ी होती हैं, जिनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं होता। 1951 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान में 1.6% हिंदू जनसंख्या थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में 22.05% थी। 1998 की पाकिस्तान की जनगणना में इस बात का उल्लेख है कि केवल 2.5 लाख ही हिंदू जनसंख्या बची है। 2020 तक आते आते हिंदुओं की संख्या कितनी बची होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हिंदी के समाचार पत्र नवभारत टाइम्स टीकाकरण की ओर शीर्षक से प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखता है कि चीन के वुहान शहर में पहली बार कोरोना वायरस के मामले सामने आने के 1 साल बाद दुनिया इससे लड़ाई के दूसरे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गई है। ये है टीकाकरण के जरिए इससे बचाव का अभियान। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक द्वारा तैयार किए गए टीके को मंजूरी देकर ब्रिटेन बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू करने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है। हालांकि रूस ने इससे पहले ही अपने देश में बने स्पुतनिक वी टीके से इस अभियान की शुरुआत कर दी है, लेकिन पारदर्शिता की कमी के चलते उसके टीके और उनकी मंजूरी को लेकर विश्व स्तर पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। ब्रिटेन द्वारा टीके को दी गई मंजूरी ने जहां अमेरिकी नियामकों को अपने यहां इसकी मंजूरी में हो रही देरी को लेकर बचाव की मुद्रा में ला दिया है, वहीं ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि जब इस महामारी से हर रोज हजारों की संख्या में लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो फिर प्रक्रियागत लेट लतीफी को किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है। बहरहाल अमेरिका में भी मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस बीच इंडोनेशिया ने चीनी कंपनी साइनोवैक बायोटेक लिमिटेड की वैक्सीन के 12 लाख डोज हासिल कर लिए हैं और वहां भी टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। कुतर्क की राजनीति शीर्षक से हिंदी दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि जोर जबरदस्ती का सहारा लेकर कराए गए भारत बंद की नाकामी के बाद किसान हितों की फर्जी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे दलों को ये आभास हो जाए तो बेहतर कि वे किसानों को सड़कों पर उतारकर अपनी फजीहत ही करा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में यदि किसी राजनीतिक दल की सबसे अधिक फजीहत हो रही है तो वो है कांग्रेस। अपनी इस फजीहत के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों और यहां तक कि अपने उस घोषणा पत्र से मुंह नहीं चुरा सकती, जिसमें वैसे ही कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया था, जैसे सुधार 3 नए कृषि कानूनों के जरिए किए गए हैं। अभी आप समाचार पत्रों से सुन रहे थे। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का था। वाचक थे मनोज कुमार चौधरी। सामयिक वार्ता। विषय: प्रधानमंत्री का डिजिटल समावेशिता द्वारा आत्मनिर्भर भारत का आह्वान। आलेख समाचार विश्लेषक कौशिक रॉय का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। 9 दिसंबर 2020 के लिए। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क है। अग्रणी डेटा और विश्लेषण कंपनियों के अनुसार दूर दूर तक
4G सेवाएं पहुंचाने और स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से भारत में मोबाइल फोन का प्रयोग 2020 में 88.3% से बढ़कर 2023 तक 100% हो जाएगा। एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कोविड-19 महामारी का मोबाइल क्षेत्र पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है और मोबाइल डेटा सेवा इकाइयों में हुई वृद्धि की वजह से 2020-2025 तक इस क्षेत्र से 9.1% से वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की जाएगी। ऑनलाइन वीडियो सामग्री के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से 4G डेटा केंद्रित योजनाओं के बढ़ते प्रयोग से 2020-2025 के दौरान यौगिक वार्षिक वृद्धि दर में 18.3% की अच्छी खासी बढ़त दर्ज की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबाइल कांग्रेस 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस आयोजन की विषय वस्तु थी समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और निरंतरता। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समेकन और सतत विकास, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना है। विदेशी और स्थानीय निवेश आकर्षित करना, टेलीकॉम में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना तथा उभरते तकनीकी क्षेत्रों की मदद करना भी इसका उद्देश्य रहा। अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत को टेलीकॉम उपकरण, डिजाइन, विकास और निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने चेताया कि तकनीकी आधुनिकीकरण की वजह से हम तेजी से उपकरण और फोन बदल रहे हैं। उन्होंने प्रतिनिधि मंडलों से इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सही तरीके से निपटान करने और अर्थव्यवस्था में नियमितता बनाए रखने के लिए एक कार्यबल गठित करने के लिए भी कहा। उन्होंने लाखों भारतीयों को सशक्त करने के लिए और भविष्य में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए 5G की समय से शुरुआत करने के उद्देश्य से तैयारियों के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी तकनीकी क्रांति के माध्यम से जीवन बेहतर करने की योजना पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर शिक्षा, बेहतर सूचना और किसानों के लिए बेहतर संभावनाएं, लघु उद्योगों के लिए बाजार में बेहतर पहुंच आदि लक्ष्यों पर काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के दौरान अपने नवाचार और प्रयासों से टेलीकॉम क्षेत्र को सक्रिय बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र के उच्चाधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों की वजह से ही अलग अलग शहरों में रह रहे परिजन आपस में बात कर सके, छात्र अपने शिक्षकों से पढ़ सके, मरीजों ने घर पर रहते हुए ही अपने चिकित्सक से परामर्श लिया और उपभोक्ताओं तक विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं पहुंची। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक युवा तकनीज्ञ के लिए कोड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उद्यमी के लिए विषय वस्तु, जबकि निवेशक के लिए पूंजी सबसे ज्यादा महत्व रखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं के लिए अपने उत्पाद पर भरोसा करना जरूरी होता है और इसी भरोसे से वे आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल तकनीक की वजह से ही लाखों भारतीयों तक अरबों डॉलर मूल्य का लाभ पहुंचाया जा सका। महामारी के दौरान निर्धन और वंचित समुदाय की तेजी से मदद की जा सकी, कैशलेस भुगतान किया जा सका जिससे पारदर्शिता बनी। टोल बूथ पर भी सुगमता बढ़ाने के लिए इस तकनीक की मदद ली जाएगी। प्रधानमंत्री ने भारत में मोबाइल निर्माण में प्राप्त सफलता के प्रति संतुष्टि भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य स्थल बनकर उभर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में टेलीकॉम उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन प्रक्रिया अपनाई गई। उन्होंने बताया कि अगले 3 वर्षों तक हर गांव में तीव्र गति वाली फाइबर ऑप्टिक संपर्क व्यवस्था आरंभ करने का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जिन्हें संपर्क का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, जैसे कि वामपंथी चरमवाद से प्रभावित क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य, लक्षद्वीप तथा अन्य क्षेत्र।
श्री मोदी ने ये भी कहा कि सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की पक्की लाइनों वाली बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।